नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दो खबरों की बात करेंगे। शुक्रवार को यानी कल दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में, राजस्थान का मामला था जिसमें पति दूसरी जाति से था, पत्नी मीणा समुदाय से आती थी, उनका तलाक का मामला चल रहा था। पत्नी का कहना था कि उस पर हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता, हिंदू जो तलाक का कानून है लागू नहीं होता क्योंकि वो मीणा समुदाय से आती है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये अब इस जमाने में ये बात नहीं चलती। पहली बात तो ये कि मीणा समुदाय के लिए कोई अलग से कानून नहीं है इस तरह का। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कही दिल्ली हाई कोर्ट ने वो ये कि समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। कहा कि जिस तरह से धर्म और जाति के बंधन ढीले पड़ रहे हैं, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं, उनको देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि शादी, तलाक, इनहेरिटेंस और दूसरे मामलों में कानून सबके लिए एक हो। तो समान नागरिक संहिता की बात जो अनुच्छेद 44 में संविधान में कही गई थी कि राज्य को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सब लोगों को समान रूप से देखे। इसकी बात कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। राजनीतिक दलों में कई दलों की मांग है। कुछ दलों को इस कानून को लेकर शंका है कि ये जो है एक विशेष एजेंडा के तहत इस तरह की मांग की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से उनकी नीति रही है, उनके चुनाव घोषणा पत्र में रहा है कि पूरे देश में जो है समान नागरिक संहिता लागू की जाए। एक तो ये खबर। दूसरी खबर लेकिन ज्यादा ताजा, ज्यादा मौजू है और वो है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति की कल घोषणा होने जा रही। कल यानी रविवार को 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति की उत्तर प्रदेश की घोषणा करेंगे। उससे पहले कल यानी शुक्रवार को राज्य के विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जनसंख्या नीति पर और वो अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। कहा 19 जुलाई तक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, उसके बाद सरकार पर है कि वो इन्हें लागू करती है या नहीं लागू करती है। लेकिन जो खबर आ रही है वो कि उत्तर प्रदेश सरकार नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लागू करने के लिए विधानसभा में या तो विधेयक लेकर आएगी या ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून की घोषणा करेगी। अब इस ड्राफ्ट में क्या कहा गया? इस ड्राफ्ट में जो विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश के तैयार किया है जस्टिस मित्तल की अध्यक्षता में, उसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों की बात कही गई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको जो है कोई पनिशमेंट मिलेगा। जो इस जनसंख्या नीति का पालन करते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। असर मतलब कोई अनुकूल असर नहीं होगा, मतलब उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहा गया है कि 2 बच्चों की पॉलिसी, जो पुराना नारा था परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, वो उस नारे को रिवाइव किया जा रहा है। ये जो नीति की घोषणा होने जा रही है, इसमें जो ड्राफ्ट में जो कुछ कहा गया है, अगर उसी रूप में कानून बनता है तो उसके बाद 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं वो स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको सरकारी नौकरी में अगर हैं तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं सरकारी नौकरी में रहते हुए। और ये जो कानून बनेगा उसमें एक कट ऑफ डेट होगी कि इस समय के बाद से, मान लीजिए किसी ने कंसीव किया हुआ है इस समय, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए एक तारीख तय की जाएगी उस तारीख से। और ज़्यादा उम्मीद है कि वो तारीख होगी 1 साल बाद की। दूसरी चीज कही गई है जो महत्वपूर्ण, जो सरकारी नौकरी में हैं और इस नीति का पालन करते हैं, उनको पूरे उनके करियर में 2 स्पेशल इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। उनको हाउसिंग के लिए लोन लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, वो सस्ती मिलेगी, ब्याज में छूट मिलेगा। उसके अलावा जो एक बच्चे के बाद तय करते हैं और परिवार नियोजन करा लेते हैं कि एक बच्चे के बाद वो आगे संतान पैदा नहीं करेंगे, उनके लिए 4 इंक्रीमेंट की व्यवस्था है। उनके लिए पीएफ में, ईपीएफ में जो है वो 3% अधिक की व्यवस्था है। और उसके अलावा जो है अलग कई तरह की सुविधाओं की बात कही गई है। जो इस नीति का पालन नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा?
उनके साथ जो है उनको न केवल ये चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, सरकारी सुविधाओं में जो है वो कटौती होगी। अब सवाल ये है कि जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उनका क्या, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है और जनसंख्या नीति का पालन करते हुए सिर्फ 2 बच्चे पैदा करते हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके लिए भी बिजली, पानी और दूसरी जो सुविधाएं हैं उनके बिल में जो है उनको रियायत मिलेगी। उनको लोन सस्ता मिलेगा, चाहे मकान के लिए लें चाहे ज़मीन के लिए लें। और जो लोग एक बच्चे के बाद नहीं बच्चा पैदा करने का जो है ऐलान करते हैं, परिवार नियोजन करा लेते हैं और कहते हैं नहीं पैदा करेंगे, उनके उस बच्चे को 20 साल तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा सरकार के खर्च पर मुहैया कराई जाएगी। अच्छा, इसके साथ अब ऐसा है कि इस ड्राफ्ट में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जनसंख्या बढ़ने और ये असंतुलन का कारण क्या है, ये उसका एक बड़ा कारण है कि जो समाज का गरीब तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च, वो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। तो ये जो असंतुलन पैदा हो रहा है ये देश के विकास के लिए बड़ा घातक है और सामाजिक विकास के लिए भी घातक है। इससे आगे चलकर जो है बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी। ऐसे लोगों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो न तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, न स्वस्थ हैं और न उनको किसी तरह की स्किल की ट्रेनिंग मिली है। तो ये सब जो होगा वो ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा, वो बढ़ती आबादी से भी ज़्यादा। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए कहा गया है कि अगर बीपीएल परिवार है, यानी गरीबी के रेखा के नीचे वाला परिवार है, वो तय करता है कि इस नीति का, जनसंख्या नीति का पालन करेगा, तो उसको लड़का है तो 80,000 रुपये, लड़की है तो 1 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। इस इंसेंटिव के अलावा उनको और कई तरह की छूट, वो चाहे कर्ज लेने में छूट हो, चाहे सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता हो, उनको पहले उनको मिलेगा जो भी सरकारी योजना होगी। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं उनको 77 जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी योजना के तहत सरकार अनुदान राशि देती है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। तो बात केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, जो पहले कई राज्यों में हुआ कि स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकते 2 से अधिक बच्चे हैं तो उससे एक अलग तरह की विसंगति पैदा हो रही थी। वो हो ये रहा था कि एक तो सेक्स डिटेक्शन टेस्ट उससे बढ़ रहे थे, बढ़ने की संभावना बढ़ गई थी कि लोग जो है अगर 2 बच्चे पैदा करने हैं तो कोशिश करेंगे कि लड़के ही पैदा हों। तो ये लिंगानुपात गड़बड़ होने का बहुत बड़ा खतरा कि फिर जो है लड़के और लड़की की संख्या में भारी अंतर आ जाएगा। दूसरा, गर्भपात के मामले बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात ये भी होने लगा कि लोग चुनाव लड़ने के लिए अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो पत्नियों को तलाक देने लगे। कागज़ पर तलाक दे दो लेकिन जो है वैसे ही साथ में रहेंगे, या फिर अब बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको गोद देने लगे। तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए उसका भी ध्यान रखा गया है इस ड्राफ्ट में। दूसरी बात यह कही गई है कि जिनकी 1 से ज़्यादा पत्नियां हैं, वो पत्नियों की संख्या कितनी भी हो, बच्चों की संख्या 2 ही होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो फिर उसका दंड उनको जो है, जो सरकारी योजनाओं से लाभ से वंचित किया जाएगा। दूसरे जो दंड हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा अगर स्थानीय निकाय चुनाव में वो जीते हुए हैं तो उनका चुनाव रद्द हो सकता है। सरकारी नौकरी में है तो नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। तो ये एक संतुलित जो है जनसंख्या नीति बनाने की कोशिश हुई है और ये पहल इस समय बहुत ज़रूरी थी। ज़रूरत तो इसकी दशकों से थी। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसका नतीजा ये हो रहा है कि सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ज़मीन बढ़ने वाली नहीं है। पानी जो है वो लगातार कम हो रहा है, कंजम्पशन की वजह से बढ़ने की बजाय लगातार कम हो रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है। जो सरकारी संसाधन हैं वो चाहे जितने बढ़ जाएं वो कम पड़ते हैं। आबादी बढ़ने के कारण जितने संसाधन बढ़ते हैं उससे ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है। तो ये इसका खामियाजा जो है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ज़्यादा टैक्स देकर चुकाना पड़ता है। तो ये सब
समस्याएं हैं, लेकिन मामला इतने तक रहता अगर लोग सिर्फ देश के बारे में सोच रहे होते, समाज के बारे में सोच रहे होते। सोच तो दरअसल जो है वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कई पार्टियों की ओर से ये हल्ला शुरू हो गया है कि भाई ये इस समय क्यों लाया जा रहा है, अच्छा किस समय लाया जाना चाहिए, तो ये मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि चाहे आबादी नियंत्रण की बात हो, चाहे बाहर से आने वाले घुसपैठियों और दूसरे लोगों को रोकने की बात हो, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल बन जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसका जवाब तो जरूर आना चाहिए। और इसके साथ ही एक बात ये समझनी चाहिए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों बना रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं बना रही है। देखिए, जनसंख्या नीति जो है संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि समवर्ती सूची में है, जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह से अपने बनाए हैं। उत्तर प्रदेश भी बनाने जा रहा है, क्योंकि चुनाव है इसलिए वहाँ चर्चा ज़्यादा हो रही है। और केंद्र सरकार भी बना सकती है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं है बनने में। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है अश्विनी उपाध्याय की ओर से, और बड़े काबिल वकील हैं, और ऐसे मामलों को वो लगातार उठाते रहते हैं, उनको लेकर पीआईएल दाखिल करते रहते हैं। वो किसी राजनीतिक मामले से जुड़े हुए मुद्दे या केवल पब्लिसिटी के लिए इस तरह के मुद्दे नहीं उठाते। तो अश्विनी उपाध्याय की कई पीआईएल है, उनमें से एक ये जनसंख्या नीति को लेकर है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इसलिए केंद्र सरकार जब तक ये सुनवाई पूरी होकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक कानून नहीं बना सकती है। एक बात है। दूसरी बात, जो काम करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके लिए बड़े साहस की जरूरत थी। जो साहस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। ये सब लोग महसूस करते हैं कि बढ़ती आबादी सबके लिए परेशानी का सबब बन रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, पानी की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, तो कोई एक प्रभावित नहीं हो रहा है, पूरा देश, पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। तो कभी किसी मुद्दे पर तो देश के बारे में सोचकर फैसला लीजिए। किसी मुद्दे पर, हर मुद्दे को ये कहना कि ये मुसलमान के खिलाफ है, क्यों बाकी आबादी को जो है वो 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा पैदा करना चाहिए, सबके लिए एक नीति क्यों नहीं होनी चाहिए। आप ये कहिए कि भाई केवल मुसलमान के लिए आप नीति बनाएंगे तो खराब है, तो बात समझ में आती है। अगर सबके लिए बन रही है तो फिर आपको क्या समस्या है। तो ये मुझे लगता है कि जनसंख्या नीति की कल जो है रविवार को घोषणा हो जाएगी, मुख्यमंत्री घोषणा करने वाले हैं, उसके बाद वो लागू भी हो जाएगी, चुनाव से पहले ही लागू हो जाएगी। लेकिन उसकी आलोचना सिर्फ इसलिए की जाएगी कि ये चुनाव के पहले आया है। चुनाव के बाद होता तो तब भी आलोचना होती, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर दूसरा बहाना बनाकर होती। ऐसी आलोचनाओं से जो लोग भी सत्ता में हैं, जहां भी, जिस राज्य में, जिस पार्टी के भी नेता हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप देश और समाज के हित के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर कदम उठाना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको ये बता दें कि इस बार रविवार के विशेष कार्यक्रम में 2 नेताओं की चर्चा है। दोनों भाजपा के नेता हैं, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। एक चुनावी राजनीति से लगभग रिटायर हो चुके हैं, दूसरे सक्रिय हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। क्या जो ये नए नेता हैं उनका हश्र पुराने नेता जैसा होगा? तो कौन है, उनका नाम और बाकी विवरण, उसके लिए इंतजार कीजिए कल दोपहर 12 बजे तक का। कल का जो रविवार का विशेष संस्करण है उसमें आपको सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।